आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत रूसो, बहुत प्रसिद्ध विचारक हैं ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। रूसो स्विट्जरलैंड के हैं ये। इनका जो जीवन काल है 1712 से 1778 ईस्वी तक, ये इनका जीवन काल है। सबसे पहले हम इनकी जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इनका जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ, इनकी माता का देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए रूसो लिखते हैं कि मेरा जन्म मेरी पहली दुर्घटना थी, क्योंकि जैसे ही इनका जन्म हुआ उनकी माता का देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। इस कारण रूसो ने ये बात लिखी है। पिता इनके आवारा किस्म के थे। एक मुकदमे से बचने के लिए वो भागकर फ्रांस चले गए। बाल्यावस्था में फिर इनका जो पालन पोषण है वो उनके चाचा जी ने किया। बचपन से ही इनको काम में लगा दिया। ये भी बाल्यावस्था में कुछ आवारा किस्म के हो गए। एक दिन दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर चले गए। आने में काफी देर रात हो गई, इनको आने में काफी लेट हो गए। डांटने के डर से कि चाचा जी डांटेंगे, ये भी भागकर फ्रांस चले गए। फ्रांस की जो सीमा थी वो पास में ही थी, स्विट्जरलैंड की ज्यादा दूर नहीं थी इनके क्षेत्र से, तो इस वजह से ये भी फ्रांस में चले गए। फ्रांस में चले गए। फ्रांस में रहने के लिए वो काम करना पड़ा। इन्होंने एक वेटर की नौकरी ज्वाइन की। जब इन्होंने वेटर के रूप में काम किया तो इनका जो सामना है वो कई विद्वान लोगों से हुआ। इससे इनको कई बातें, कई अनुभव सीखने में सहायता मिली। एक 2 जन की एकेडमी थी, उसने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। विषय था कि कला और विज्ञान ने क्या मानव के जीवन को अच्छा बनाया है या बुरा बनाया है। ये उस निबंध की प्रतियोगिता में शामिल हुए। इन्होंने लिखा कि कला और विज्ञान की प्रकृति ने मनुष्य के जीवन को बहुत निम्न स्तर तक पहुंचा दिया है। मनुष्य का जीवन पतन की ओर चला गया है, वह नैतिक रूप से बहुत गिरावट की ओर है जो मनुष्य का जीवन है। ये बातें इस निबंध में रूसो ने लिखी और रूसो को इस निबंध में पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात एक निबंध प्रतियोगिता और हुई। विषय था असमानता की उत्पत्ति। इसमें रूसो ने लिखा कि जो असमानता को संपत्ति ने पैदा किया है। जब से लोगों में तेरे मेरे की भावना आ गई, संपत्ति की भावना आ गई है, तब से असमानता भी आ गई है। क्योंकि ये जो विचार था ये पूंजीवादी भावना के विरुद्ध था, क्योंकि पूंजीवादी समाज में संपत्ति को तो उनका एक आवश्यक अधिकार माना जाता है। इसलिए विचार बहुत अच्छा था, लेकिन इनको प्रथम पुरस्कार नहीं दिया गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे फिर रूसो ने कई ग्रंथ लिखे और वो काफी लोकप्रिय भी हुए। अब हम बात करते हैं रूसो की प्रमुख पुस्तकों पर। प्रमुख जो उनकी पुस्तकें हैं, सबसे जो प्रसिद्ध जो उनकी पुस्तक है वो हम सभी परिचित भी हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। ये पुस्तक 1762 में प्रकाशित हुई। इसमें रूसो के आदर्शवादी विचार हैं। उनके सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है वो उनका इसी पुस्तक में है। और कई अन्य पुस्तकें भी हैं। इमाइल है,
शिक्षा संबंधी विचार हैं, मनोविज्ञान संबंधी विचार हैं, वो इनके इस पुस्तक में है। शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें है उनके सामाजिक समझौता संबंधी विचार हैं, आदर्शवादी विचार गए हैं हम, सामाजिक समझौता। फिर है डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान पर जो उनके विचार हैं, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी उनकी पुस्तक है, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस। एक अन्य पुस्तक है उनकी ओरिजिन ऑन इनइक्वेलिटी, असमानता की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ इनइक्वेलिटी, असमानता की उत्पत्ति, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर है एक है डायलॉग जूली, ये उनकी कुछ और अन्य पुस्तकें हैं। अब हम उनके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उनके मानव प्रकृति पर जो विचार हैं उनको हम जानते हैं। हॉब्स ने मनुष्य को दुर्गुणों से युक्त माना है। हॉब्स मनुष्य को कैसा मानता है? दुर्गुणी। जबकि जो लॉक है मनुष्य को कैसा मानता है? सद्गुणी। हॉब्स कहता है कि मनुष्य बुरा है, कपटी है, दुष्ट है, स्वार्थी है, क्षणभंगुर है उसका जीवन। लोग कहता नहीं, मनुष्य तो बहुत अच्छा है, सहयोगी है, मित्रवत व्यवहार करता है, नैतिकता है, उसमें न्याय है, बहुत अच्छी विशेषताएं हैं उसमें जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य में। रूसो दोनों का मिश्रण कर देता है कि मनुष्य में सद्गुण और दुर्गुण दोनों प्रकार के तत्व देखने को मिलते हैं। वास्तव में जो मनुष्य है रूसो के अनुसार वो कैसा है? पशुतुल्य, निष्पाप। एक्चुअली उसे अच्छे बुरी का ज्ञान ही नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसे पता ही नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में ऐसा रूसो मानव प्रकृति के बारे में चित्रण करता है। तो जब हॉब्स ने मनुष्य को दुर्गुण से युक्त बताया है, लॉक ने उसे सद्गुणी बताया है, वही रूसो दोनों का मिश्रण कर देता है। वो कहता है मनुष्य में सद्गुण और दुर्गुण दोनों प्रकार के तत्व देखने को मिलते हैं। वास्तव में जो मनुष्य है पशुतुल्य है, निष्पाप है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है। उसमें दो प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, एक तो है पहली आत्म प्रेम, दूसरी है सहानुभूति। आत्म प्रेम, बाहरी वातावरण के कारण मनुष्य में क्या होती है? आत्म प्रेम की भावना थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन जो अंतःकरण है, जो मनुष्य की आत्मा की जो आवाज है, उसके कारण वो दूसरों के प्रति सहानुभूति भी दिखाता है, और अंतःकरण के कारण ही आत्म प्रेम और सहानुभूति दोनों में संतुलन और समन्वय बना रहता है। अब समस्या क्या है? मनुष्य को तो अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो इसलिए दूसरे के प्रति वो सहानुभूति कैसे दिखाएगा? अच्छे बुरे ज्ञान नहीं है, ऐसा रूसो ने कहा है। इसलिए कहता है कि इस बात का निर्धारण कौन करता है? उसका विवेक। तो यहां पर वो बात बोलता है कि विवेक जो है वो ही मनुष्य में अच्छे बुरे का जो निर्णय है वो करता है। तो ये विवेक है जो मानव प्रकृति का जो है अंतिम निर्णायक है, ऐसा रूसो मानता है।
तो ठीक है, उसमें दो प्रकार की प्रवृत्ति होप्स मान रहा है, आत्म प्रेम सहानुभूति, लेकिन चूंकि मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो उसका विवेक है वो इस बात का निर्धारण कर लेता है कि हमें किन परिस्थितियों में सहानुभूति और किन परिस्थितियों में आत्म प्रेम के अनुसार कार्य करना है। पशुतुल्य निष्पाप, नोबल सेवेज, आदर्श बर्बर मनुष्य को रूसों ने माना है। जब पशुतुल्य है, निष्पाप है, इसलिए उसे नैतिकता का ज्ञान नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, तो ये मानव प्रकृति का विचार है रूसों के। अब हम रूसों के सामाजिक समझौते संबंधी विचार को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विचार है। हमने सामाजिक समझौते के संबंधित मुख्यतः तीन विचार रखे, हॉब्स, लॉक और रूसो। हमने हॉब्स को पढ़ा, उसका उद्देश्य निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना। क्यों वो ऐसा करना चाहता है मैंने आपको वीडियो में बता भी दिया है। वो इसके बाद आते हैं जॉन लॉक की, वो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है, वो संसदीय प्रभुसत्ता का समर्थक है, इसलिए वो संसद के अधिकारों का समर्थन करता है। प्रतिनिधि मूलक जो लोकतंत्र है उसका समर्थक जॉन लॉक है। रूसो न निरंकुश राजतंत्र को पसंद करता है, न प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को, वो पसंद करता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम किसी प्रतिनिधि को नहीं चुनेंगे, जनता स्वयं कानून बनाएगी। इसलिए जो संप्रभुता की शक्ति है, निर्णय लेने की जो शक्ति है, वो किसके पास रहेगी? जनता के पास। लोक प्रभुसत्ता, जन संप्रभुसत्ता। तो वो सामाजिक समझौते के द्वारा इन विचारों को प्रतिष्ठित करने की कोशिश करेगा। रूसो का जन्म कहां हुआ है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में क्या देखने को मिलता है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। रूसो के सामाजिक समझौते में हमें जो प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श देखने को मिलेंगे, और ये आदर्श हमें फ्रांस की जो क्रांति है उसमें भी देखने को मिले हैं। तो कहीं न कहीं फ्रांस की जो क्रांति है उस पर रूसो के विचारों का बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो ये काफी चीजें रूसो की देन है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और लोक प्रभुसत्ता रूसो सामाजिक समझौते के द्वारा स्थापित करने की कोशिश करेगा, इन विचारों की स्थापना करेगा। कैसे करेगा, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, जैसा होब्स और लॉक दोनों ने अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था, उसमें सबसे पहले उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। तो रूसो भी इसी कदम पर है, और वो सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था की जो पहली सीढ़ी है वो क्या है? सामाजिक समझौते की जो पहली सीढ़ी क्या है? प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था में भी वो इस अवस्था को तीन भागों में विभाजित कर देता है। पहली है आदिम साम्यवाद, जिसे उसने कहा है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल पहली अवस्था। फिर आती है दूसरी अवस्था, मध्य पाषाण काल वाली, मध्य पाषाण काल। और तीसरी है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो प्राकृतिक अवस्था को उसने तीन भागों में विभाजित किया है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था की पहली अवस्था में, जो है क्या है? आदिम साम्यवाद वाली। पुरापाषाण काल का जो दौर था वो इसे प्राकृतिक अवस्था का पहला चरण मानता है। इस जो पहली अवस्था में वो कहता है कि मनुष्य का जीवन वास्तव में जो था रमणीय था, आनंद से युक्त था। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भेदभाव नहीं है। संपत्ति कैसी है? सबकी सामूहिक है, कोई निजी संपत्ति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श हैं। लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ लोग वास्तव में स्वतंत्र हैं, अपना आदर्शमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई तेरे मेरे की भावना नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कला और विज्ञान का बहुत ज्यादा आविष्कार नहीं हुआ।
यहाँ लोग आदिम अपना रमणीय जीवन जी रहे हैं। फिर हम बात करते हैं उनकी दूसरी अवस्था की, मध्य पाषाण काल। धीरे धीरे कला और विज्ञान का आविष्कार हुआ, कुछ नए आविष्कार हुए। वो कहता है कि मध्य पाषाण काल में धनुष, तीर, ये कुछ आविष्कार हुए। इनके आविष्कारों से क्या हुआ, लोगों में थोड़ी बहुत तेरे मेरे की भावना आई। क्या आई, लोगों में थोड़ी बहुत तेरे मेरे की भावना आई। मछली का कांटा, ये भी इसमें आ गया। इनका जो आविष्कार है वो इसमें हुआ, कांटा। इससे लोगों में तेरे मेरे की भावना आई। लेकिन फिर भी चूंकि कला और विज्ञान का बहुत ज्यादा आविष्कार नहीं हुआ, इसीलिए यहां पर भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के कुछ आदर्श रहे। फिर हम बात करते हैं तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था है ये। इस तीसरी अवस्था में क्या होता है, कला और विज्ञान की बहुत तेजी से प्रगति होने लगी। और सबसे बड़ा जो आविष्कार है वो किसका था, हल। और हल के कारण क्या हुआ, कृषि होने लगी, खेती होने लगी। जब खेती होने लगी तो क्या हुआ, लोगों में तेरे मेरे की भावना आ गई। लोगों ने संपत्ति बनाना पैदा कर दिया, जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लोगों में तेरे मेरे की भावना आ गई। रूसो कहता है कि संघर्ष जब शुरू होता है, जब एक व्यक्ति ने किसी भूमि पर कब्जा करके यह कह दिया कि संपत्ति का टुकड़ा मेरा है, तो संपत्ति को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। तो जो संपत्ति का जो संघर्ष है वो नवपाषाण काल में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। यहाँ लोगों में तेरे मेरे की भावना आ गई। कुछ चतुर लोगों ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया, कुछ लोग रह गए, तो ये संघर्ष बढ़ गया। यहां इस अवस्था में लोगों को अच्छे आदमी की तलाश नहीं थी, काम के आदमी की तलाश थी। और इसके कारण जब संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कुछ समझदार लोगों ने तय किया कि हमें इस संघर्ष की अवस्था से बाहर निकलना है। बाहर कब निकलेंगे, जब हम सामाजिक समझौता करके एक ऐसी नई व्यवस्था बनाएंगे जहां पर लोगों का जो जीवन है पुनः रमणीय हो जाए, पुनः आनंद से युक्त हो जाए, जो पहली अवस्था में हुआ करता था। अब चूंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए यहां से यहां जाना संभव नहीं है। रूसो कहता है प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि यहां संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग तेरे मेरे की भावना आ गई है, संपत्ति को लेकर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो रूसो कहता है कि हमें प्रकृति की ओर लौट जाना चाहिए। मतलब यदि संघर्ष को रोकना है तो हमें इसी अवस्था में जहां मनुष्य का जीवन आनंदमय था वहां जाना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, हम कला और विज्ञान की बहुत ज्यादा प्रगति हो चुकी है, जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई है। अब पुनः इस दौर में जाना संभव नहीं है। तो क्या किया जाए, एक सामाजिक समझौता किया जाए और एक ऐसी नई व्यवस्था स्थापित की जाए जहां पुनः मनुष्य अपना आनंद से युक्त और रमणीय जीवन जी सके, वही प्रकृति का आनंद प्राप्त कर सके। तो इसके लिए वही आनंदपूर्ण रमणीय जीवन प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लोग सामाजिक समझौता करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये हो गई प्राकृतिक अवस्था। अब हम बात करते हैं सामाजिक समझौता। तो सामाजिक समझौते की अब तक दो सीढ़ियां हो गई, मनुष्य का स्वभाव, एक प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था में बोलता है कि जो मनुष्य का स्वभाव है वो पशुतुल्य है, निष्पाप है, नोबल सेवेज है, आदर्श बर्बर है। पशु मतलब वो मनुष्य है लेकिन वो पशुवत आचरण कर रहा है, वहां पर उसे अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है। वो लोग की तरह समझदार नहीं है, लोग की तरह बहुत ज्यादा उसे विवेक बहुत ज्यादा नहीं है उसमें, न हॉब्स की तरह वह स्वार्थी, कमीना, दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसे अच्छे बुरे का पता ही नहीं है। लेकिन चूंकि प्राकृतिक अवस्था में जो पहला जो दौर था जहां वो आनंद और रमणीय का जो जीवन व्यतीत कर रहा था, धीरे धीरे कला और विज्ञान का आविष्कार होता है, नई नई तकनीकें बढ़ी। और जो प्राकृतिक अवस्था के तीसरे चरण में जब
जब हल का आविष्कार हुआ, खेती करने लोग लगे, तो संपत्ति पर लोगों ने, कुछ चतुर लोगों ने उस पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया तो संघर्ष बढ़ गया, और संघर्ष बढ़ गया तो फिर लोगों में वही स्वार्थ की भावना आ गई। इसलिए पुनः रमणीय आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए, चूंकि अब प्राकृतिक अवस्था के पहले दौर में जाना संभव नहीं है, इसलिए लोग समझौता करते हैं, और समझौते के द्वारा वो किसकी स्थापना करते हैं? राज्य की। कैसे स्थापना करते हैं ये बताता हूं। जब प्राकृतिक अवस्था के तीसरे चौड़ में संघर्ष बहुत बढ़ गया, संपत्ति को लेकर तेरे मेरे की भावना हो गई, झगड़े जब ज्यादा होने लगे, तो कुछ समझदार लोगों ने कहा अब हमें सभी लोगों की एक जगह सभा बुलानी चाहिए। सभी लोग एक जगह आ गए, सभा के रूप में एकत्रित हो गए, और वहां पर सभी लोगों ने तय किया कि अब हम कैसे ये व्यवस्था बनाएं कि सबका हित सुरक्षित रहे, सबका कल्याण हो, सबके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो यहां पर विचार आया कि क्या एक शासक बना दिया जाए। सब लोगों ने कहा नहीं, यदि एक शासक बन जाएगा तो निरंकुश भी हो सकता है, अत्याचारी भी हो सकता है, वो हमारी स्वतंत्रता का ध्यान रखेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की स्थापना कर दी जाए, क्या प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाए? वहां भी इसको मना कर दिया गया, क्योंकि प्रतिनिधि भी वास्तव में आपकी स्वतंत्रता के सच्चे प्रहरी बनेंगे, आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए रूसो कहता है कि वहां इस सभा में सभी लोगों ने तय किया कि हम अपने अधिकार किसी शासक को नहीं सौंपेंगे, किसी शासक को नहीं सौंपेंगे, न किसी प्रतिनिधि को अपने अधिकार देंगे। हम क्या करेंगे कि जब भी निर्णय लेना होगा हमें किसी मसले पर, तो हम सभी लोग एक सभा के रूप में एकत्रित होंगे, और सभा के द्वारा वह निर्णय लिया जाएगा। वो सभा उस निर्णय के बारे में फैसला करेगी। सभा का मतलब यहां समाज से है। इसका मतलब निर्णय लेने की पावर किसके पास है? समाज के पास, और समाज में हर वो व्यक्ति भागीदार भी है जिसने प्राकृतिक अवस्था को छोड़कर वो एक जो नए समाज, नए राज्य की जो स्थापना करने जा रहा है, तो जब वो नए राज्य, नए समाज की स्थापना हो जाएगी तो निर्णय लेने में उसकी भागीदारी भी होगी। वो ये नहीं कह सकता कि निर्णय लेने में मुझे शामिल नहीं किया गया। तो व्यक्ति प्राकृतिक स्वतंत्रता को छोड़कर नागरिक स्वतंत्रता खुद प्राप्त कर रहा है। उसने अराजकता स्थिति को छोड़ा है, लेकिन जो अपने अधिकार थे उनको समाज के एक सदस्य के रूप में उनको प्राप्त कर लिया, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति किसको हो गई? समाज को हो गई, और समाज में हर व्यक्ति भागीदार है, हर व्यक्ति को अपना मत देने का अधिकार है। तो इस प्रकार जो भी निर्णय लिया जाएगा वो एक सभा के द्वारा लिया जाएगा, उस समाज के द्वारा लिया जाएगा, निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा, ये भी एक प्रश्न है। तो रूसो कहता है कि समाज में ये फैसला हुआ कि जो निर्णय लिया जाएगा वो सामान्य इच्छा के आधार पर लिया जाएगा, सामान्य इच्छा के आधार पर लिया जाएगा। अब ये प्रश्न है कि सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा का मतलब है जिसमें सबका कल्याण है, जिसमें सबका कल्याण है, जिसमें सबका हित है। टी.एच. ग्रीन ने सामान्य इच्छा को परिभाषित करते हुए कहा है सामान्य हित की सामान्य चेतना, जिसमें सबका हित छुपा हुआ है, जिसमें सबका कल्याण छुपा हुआ है। अब क्या हुआ? तय हुआ कि जब भी कोई समाज निर्णय लेगा, सभा बैठेगी, उसमें सबके कल्याण के बारे में, या सबके कल्याण जिसमें छुपा हुआ है, जिसमें सबका कल्याण निहित है, उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ऐसा हो सकता है उस सभा में सभी लोग सबके कल्याण की बात करें, ऐसा हो सकता है उस सभा में बहुमत कल्याण, सबके कल्याण की बात करे, कुछ लोग कल्याण की बात करें, या एक व्यक्ति भी यदि सबके कल्याण की बात करेगा, सबके हित की बात करेगा, तो वही निर्णय लिया जाएगा। तो इस प्रकार यदि एक व्यक्ति भी सामान्य इच्छा की बात करता है, सबके कल्याण की बात करता है, सबके हित की बात करता है, तो वही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो कि यदि उस सभा में, उस समाज में एक भी व्यक्ति सामान्य इच्छा या सबके हित की बात न करे, फिर तो बहुमत की इच्छा को सामान्य इच्छा ही मान लेना उचित होगा।
यही रूसो बोलता है। उस सभा की जो अध्यक्षता करेगा, वो रूसो कह भी रहा है कि उसका जो नाम होगा वो गुरु विधायक या उच्च धर्माध्यक्ष होगा, क्योंकि जरूरी है एक सभा में किसी सदन की अध्यक्षता किसी व्यक्ति को देना। वो कौन है? उच्च धर्माध्यक्ष या गुरु विधायक। इस प्रकार समाज में सामान्य इच्छा के आधार पर निर्णय लिया जाएगा जिसमें सबका कल्याण है, सबका हित छुपा हुआ है। लेकिन रूसो एक बोलता है कि यदि एक बार सामान्य इच्छा के आधार पर निर्णय ले लिया जिसमें सबका कल्याण छुपा हुआ है, इस आधार पर यदि निर्णय ले लिया गया तो फिर वो निर्णय फिर बाद में नहीं बदलेगा। मतलब उस किसी भी व्यक्ति को उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। एक बार जो निर्णय ले लिया वो सभी लोगों को फिर उसका पालन करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति पालन नहीं करेगा उसको पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, मानना पड़ेगा वो निर्णय। इसलिए रूसो कहता है यदि व्यक्ति स्वतंत्र न होना चाहे तो उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्र होने का मतलब है सामान्य इच्छा का पालन करना। अर्थात व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा, निर्णय को नहीं मानेगा, तो उसे उस निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो निर्णय लेने की पावर है वो किसके पास है? समाज के पास। तो रूसो ने समाज और राज्य को एक ही अर्थ में प्रयोग किया है, क्योंकि निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास है? समाज के पास है। लेकिन रूसो ने अपने समझौते में किसी सरकार को नहीं चुना है, नहीं चुना है। सारी पावर, निर्णय लेने की पावर किसको दी है? समाज को दी उसने। तो इसलिए रूसो का जो समझौता है उसे सामाजिक समझौता कहा जाता है, राजनीतिक समझौता नहीं कहा जाता है। निर्णय लेने की शक्ति, जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो इन्हीं को दे दी, समाज को दी है, जो राज्य का स्वरूप है। जनता को ही उसने निर्णय लेने की शक्ति दे दी। तो इसलिए इसे लोकप्रिय संप्रभुता का जनक, जन प्रभुसत्ता का जनक। लोकप्रिय प्रभुसत्ता मतलब अंतिम शक्ति है जो निर्णय लेने की, वो किसमें निहित है? जनता में निहित है। जैसा रूसो कहता है जन प्रभुसत्ता, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जनता खुद निर्णय लेगी अपने मसले पर, वो किसी प्रतिनिधि को नहीं चुनेगी, वो किसी शासक को नहीं चुनेगी। तो रूसो के सामाजिक समझौते में लोग जो प्राकृतिक अवस्था की जो तीसरी अवस्था में जो अराजकता स्थिति है उसमें वो उससे बाहर निकल जाते हैं जब वो समाज की स्थापना करते हैं, जब वो सामान्य इच्छा के आधार पर निर्णय लेने की बात करते हैं और वो अपनी नागरिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये रूसो का सामाजिक समझौता है जिसमें वो किसी सरकार की स्थापना नहीं कर रहे हैं, वो किसी शासक की नियुक्ति नहीं करते हैं, वो प्रतिनिधि मूलक कोई संस्था नहीं बना रहे, माफी चाहूंगा, प्रतिनिधि मूलक प्रतिनिधियों का चुनाव वो नहीं कर रहे हैं, इसके अंतर्गत वो निर्णय स्वयं ले रहे हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता, जन प्रभुसत्ता, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो आदर्श की बात जो हो रही है वो रूसो के सामाजिक समझौते के अंतर्गत है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों ने कहा है यहां पर लोगों को विरोध करने का अधिकार नहीं है। रूसो ने कहा है ना कि एक बार जो निर्णय ले लिया तो ले लिया, फिर वो सभी लोगों को उसका पालन करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं तानाशाही, सर्वाधिकारवाद, लोगों को विरोध करने का अधिकार नहीं है। ये सारी बातें रूसो के दर्शन में, रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में देखने को मिल रही। सीहीवान ने कहा है हॉब्स का जो सिर कटा हुआ जो लेवियाथन है वही रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। यदि क्योंकि हॉब्स के दर्शन में भी लोगों को सामान्यतः विरोध करने का अधिकार नहीं है, केवल एक विशेष परिस्थिति में ही विरोध करने का अधिकार है, यदि शासक लोगों को जीवन के अधिकार से वंचित करता है तो। और यही बात रूसो के सामाजिक समझौते में, यहां भी लोगों को विरोध करने का अधिकार नहीं है। तो जो लेवियाथन है, जो जो शासक है, वही यहाँ पर रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। यदि क्योंकि यहाँ जो निर्णय लेने की पावर समाज को है, किसी व्यक्ति को नहीं है, इसलिए यदि हॉब्स के लेवियाथन का शीश काट दिया जाए तो रूसो क्या हो जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सर्वाधिकारवाद हमें देखने को यहाँ रूसो के विचारों में मिल रहा है। कुछ लोगों ने तानाशाही का अगुआ भी कहा है रूसो को, क्योंकि रूसो के सामाजिक समझौते में लोगों को बिल्कुल भी विरोध करने का अधिकार नहीं है। लेकिन रूसो के सामाजिक समझौते की हम बात करें तो प्राकृतिक रमणीय जीवन, इसके अलावा लोकप्रिय प्रभुसत्ता, जन प्रभुसत्ता, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व के जो
आदर्श हैं वो रूसो के सामाजिक समझौते में हमें देखने को मिलते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण सामाजिक समझौता है। रूसो एक समझौते की बात करता है, हॉब्स भी एक समझौते की बात करता है, लॉक 2 समझौते की बात करता है। मैं आपको बता चुका हूं। कुछ लोगों ने कहा है कि जो रूसो है वो सामाजिक समझौते की शुरुआत लॉक से कर रहा है, क्योंकि वो जो मनुष्य का स्वभाव है वो हॉब्स की बजाय लॉक के ज्यादा निकट है, लेकिन खत्म हॉब्स पर करता है, क्योंकि वही निरंकुश तंत्र की स्थापना कर रहा है। लोगों को बिल्कुल भी विरोध करने का अधिकार नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा है कि रूसो अपने समझौते की जो शुरुआत है वो लॉक से करके हॉब्स पर खत्म करता है। ये रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं उसकी सामान्य इच्छा के सिद्धांत की। रूसो कहता है ना, सामान्य इच्छा का मतलब है सबका कल्याण, सामान्य हित, जिसमें सामान्य कल्याण छुपा हुआ है, जिसमें सबका हित छुपा हुआ है, वही निर्णय सभा के द्वारा लिया जाएगा, वही निर्णय लागू किया जाएगा। पीएच ग्रीन ने बहुत अच्छा शब्द दिया है सामान्य इच्छा के लिए, सामान्य हित की सामान्य चेतना। तो इस प्रकार रूसो के अनुसार निर्णय सामान्य इच्छा के आधार पर लिया जाएगा। इच्छा कौन लेगा इस निर्णय को? राज्य, समाज या संप्रभुता कह लीजिए, इनका प्रयोग वो एक ही अर्थ में कर रहा है। तो निर्णय लेने की पावर इन्हीं के पास है। इसको समझाने के लिए, सामान्य इच्छा के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उदाहरण से समझाता है कि मनुष्य में 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक तो होती है तात्कालिक इच्छा, क्षणिक जिसे अपन बोलते हैं क्षणिक इच्छा। एक होती है आदर्श इच्छा, मनुष्य में आदर्श इच्छा। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में तात्कालिक इच्छा आती है। जैसे हम किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो जैसे ही उसने हमसे मदद के लिए कहा तो सबसे पहले हम अपने बारे में सोचेंगे कि करें नहीं करें, तात्कालिक इच्छा है, मदद नहीं करें, ऐसा कुछ विचार आएगा। लेकिन यदि हम कुछ समय के लिए रुक जाएं तो कुछ समय पश्चात हमारे मस्तिष्क में कौन सी इच्छा आएगी? आदर्श इच्छा आएगी। नहीं, हमें उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। तो मनुष्य की जो वास्तविक जो इच्छा है वो कौन सी इच्छा होती है? आदर्श इच्छा होती है। और आदर्श इच्छाओं का जो योग है यही क्या है? सामान्य इच्छा, सबका कल्याण। आदर्श इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा है। और रूसो ने सामान्य इच्छा की कई विशेषताएं भी बताई हैं। सर्वोच्चता, सर्वोच्च है इसके आधार पर, निरंकुशता, अधेयता, सार्वभौमिकता, सबका कल्याण, अविभाज्य, सर्वोच्च है सामान्य इच्छा। जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली सर्वोच्च स्वरूप है इसका। निरंकुश है, एक बार निर्णय ले लिया सबको पालन करना पड़ेगा, कोई विरोध नहीं कर सकता। अदेय है, किसी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति है वही उसके पास ही ये सामान्य इच्छा होगी, संप्रभुता की शक्ति होगी। सार्वभौमिकता, सबके ऊपर लागू होगी। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि निर्णय मैं नहीं मानूंगा, सबके ऊपर लागू होने वाली है। इसमें सबका कल्याण छुपा हुआ है, सामान्य हित की सामान्य चेतना है, सबका हित है, सबका कल्याण है। अविभाज्य, विभाजन नहीं किया जा सकता। तो जो निर्णय लिया जाएगा सामान्य इच्छा के आधार पर लिया जाएगा। इसे संप्रभुता कह लीजिए, संप्रभु की शक्ति कह लीजिए इसे। और इसे कई विशेषताएं रूसो ने बताई है। लेकिन मैं वही बात कहता हूं, सामान्य इच्छा की भी कई तरीके से आलोचनाएं की जा सकती हैं। इच्छाओं का जो विभाजन है वो कई बार अस्पष्ट, समझ में नहीं आता। कई बार मनुष्य क्षणिक आवेगों में निर्णय ले लेता है। तो इच्छाओं का जो विभाजन किया गया है, संप्रभुता को, सामान्य इच्छा को निरंकुश माना है। एक बार जो निर्णय ले लिया सभी को मानना पड़ेगा। विरोध करने का अधिकार नहीं है, विरोध करने का अधिकार
होना चाहिए किसी भी सभ्य समाज में। तो इस प्रकार सामान्य इच्छा का सिद्धांत कहीं कहीं निरंकुशता की ओर संकेत भी करता है, लेकिन सामान्य इच्छा के सिद्धांत की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सबका कल्याण छुपा हुआ है, सबका हित छुपा हुआ है, सबके कल्याण की बात इस सिद्धांत में कही गई है। अब हम बात करते हैं रूसो के राज्य संबंधी विचारों की। कुछ देर का और है, बस खत्म होने वाला है। रूसो राज्य के बारे में कहता है कि राज्य और व्यक्ति जैविक इकाई है, जैसे अरस्तु ने माना है। अरस्तु बोलता है कि जिस प्रकार राज्य को शरीर से अलग नहीं किया, राज्य और शरीर को उसी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता, राज्य और मनुष्य को, माफी चाहूंगा, जिस प्रकार एक शरीर को उसके आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राज्य को भी व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। राज्य जैविक है, राज्य सर्वोच्च है, व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं है। रूसो आदर्शवादी विचारक है, वो राज्य को साध्य मानता है, प्लेटो और अरस्तु की भांति। रूसो एक ऐसा विचारक है, आदर्शवादी विचारक है। व्यक्ति और राज्य के मध्य सावयव संबंध मान रहा है। वो व्यक्ति और राज्य को अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार शरीर और आत्मा को भी नहीं किया जा सकता अलग, उसी प्रकार व्यक्ति और राज्य को भी अलग नहीं किया जा सकता। आदर्शवादी विचारक है, राज्य को सर्वोच्च मान रहा है, व्यक्ति साधन है, व्यक्ति साधन है, राज्य साध्य है। राज्य ने जो एक बार निर्णय ले लिया, सभा समाज के रूप में जो निर्णय लिया जाता है, व्यक्ति को उसका बिल्कुल विरोध करने का अधिकार नहीं है। तो वो राज्य को सर्वोच्च मान रहा है, लेकिन राज्य का स्वरूप या निरंकुश है, सर्वसत्तावादी है। ये काफी बातें हमें रूसो के राज्य संबंधी विचारों में देखने को मिल रही है। रूसो को कई नई जो बिंदु हैं, कई नए सिद्धांतों का प्रणेता माना जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अगुआ, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अगुआ, जन प्रभुसत्ता का अगुआ, रूमानीवाद का प्रणेता। क्यों? क्योंकि रूसो बोलता है, क्यों, यदि प्रकृति की ओर लौटो, वो चाहता है कि मनुष्य उस जीवन में जिए जो रमणीय जीवन है, आनंदमय जीवन जी सके। और वो कहता है क्योंकि अब कला और विज्ञान की प्रगति के कारण उस दौर में जाना संभव नहीं है, इसीलिए अब ऐसा कम से कम समाज स्थापित किया जाए जहां मनुष्य रमणीय जीवन जी सके। रूसो का एक बहुत अच्छा कथन भी है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन हर जगह जकड़ा हुआ है। जब मनुष्य जन्म लेता है वो सभी बंधनों से आजाद होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है, सामाजिक मर्यादाएं, सामाजिक सीमाएं उसे घेर लेती है और फिर वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता। इसी आधार पर वो कहता है कि प्रकृति, जो प्राकृतिक अवस्था थी, उसमें मनुष्य का जीवन आनंदमय था, वो स्वतंत्र था, क्योंकि वहां वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श थे। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा है, कला और विज्ञान की प्रगति हुई है, वो आदर्श विलुप्त हो गए, मनुष्य बंधनों में जकड़ा गया है। अब वो रमणीय आनंद लेने वाली स्थिति में नहीं है, इसीलिए ऐसा सामाजिक व्यवहार बनाया जाए, ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार किया जाए जहां मनुष्य वही आनंदमय जीवन में जी सके। मनुष्य को निष्पाप पशुतुल्य आदर्श बर्बर रूसो ने ही माना है। वो कहता है, रूसो कहता है कि हमें तो वही भोलापन दे दीजिए, आप वही रमणीय जीवन दे दीजिए जहां मनुष्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को महसूस कर सके। तो आज हमने रूसो के जो विचार हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा, उनके जीवन परिचय, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, उसके सामाजिक समझौते के विचार और उनके जो प्रमुख कथन हैं। रूसो आदर्शवाद का अगुआ भी है, हम जानते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार।